हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड मॉर्निंग वंस अगेन दिस साइड जेपी चौहान। और आप कहां पर मौजूद है? आपके अपने चैनल, उभरते हुए चैनल एक्सपोनेंशियल फिजिक्स के ऊपर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्या, कोई भी एक बेसिक सर्किट होता है, उसके अंदर एनर्जी का क्या मतलब होता है, उसके अंदर पावर का क्या मतलब होता है, उसके अंदर हीट एनर्जी कहां होती है, हीट एनर्जी किस तरीके से प्रोड्यूस होती है, हीट कहां प्रोड्यूस होती है, घर के अंदर जो बिल आता है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, फ्यूज वायर क्या होता है ना, लॉन्ग डिस्टेंस पे पावर ट्रांसमिशन कैसे होता है। तो ये सारे मोटे मोटे ये टॉपिक जो है अपन करने वाले हैं। यहां से आपके पास क्वेश्चन एग्जाम के अंदर सर्टेनली मिलता ही मिलता है। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो सेशन को एंड तक देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का। राइट, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग डाल दें आप सबसे पहले एनर्जी। सबसे पहले हेडिंग डालें आप एनर्जी। एनर्जी का मतलब क्या हो गया? देखो, एनर्जी का मतलब क्या है, कोई भी सर्किट है, सर्किट की एनर्जी, एनर्जी इन अ सर्किट, ऐसे लिख दें आप भली, एनर्जी इन अ सर्किट। किसी भी सर्किट के अंदर एनर्जी का क्या मतलब होता है वो अपने को देखना है। ठीक है, अब देखो सर्किट आपके पास क्या हो गया, सर्किट बेसिक सर्किट अपन ने पढ़ा हुआ है। एक रेजिस्टेंस आर होता है ना, उसके अक्रॉस मैंने एक सेल जिसका ईएमएफ, ये एनर्जी और ये ईएमएफ है। ईएमएफ को वी लिख दूं क्या मैं? समझ जाओगे क्या मेरे लाल हो? वी लिख देते, ईएमएफ वी है और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है। तो ये एक बेसिक सर्किट हो गया। अब इस बेसिक सर्किट के अंदर होता क्या है, जब भी ये कंडक्टर होता है उसके अक्रॉस अगर आप एक बैटरी कनेक्ट करते हो, ये बैटरी के टर्मिनल हो गए। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी के अंदर ही होता है, ये बैटरी के टर्मिनल हो गए ए और बी। जैसे ही आप बैटरी कनेक्ट करते हो तो एकदम से क्या होता है, इसके अंदर कंडक्टर के अंदर जो भी चार्ज क्यू होगा वो चार्ज क्यू पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करना शुरू हो जाता है। और बाय डिफॉल्ट चार्ज को पॉजिटिव बोलते हैं अपन। तो चार्ज का फ्लो होना शुरू होता है, 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 और चार्ज इस तरीके से फ्लो होता है। अब एनर्जी जो होती है वो कौन किसको दे रहा है यहां पर? अब एनर्जी का मतलब क्या हो गया कि सेल जैसे ही कनेक्ट कर रहे हो चार्ज फ्लो होने लग गया। इसका मतलब एनर्जी इज गिवन बाय सेल टू होम, टू चार्ज। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, तो एनर्जी is given by cell to charge, है ना। एनर्जी किसको दी जाती है? सेल द्वारा चार्ज को दी जाती है। अगर सेल चार्ज को अगर कहीं ना कहीं एनर्जी देगा तो अपन ने ईएमएफ पढ़ा हुआ है। ईएमएफ का डेफिनेशन अपन ने क्या पढ़ा था कि भाई देयर इज अ वर्क डन। अगर चार्ज मूव कर रहा है भाई, सेल इस कंडक्टर के अक्रॉस अगर मैंने पोटेंशियल डिफरेंस अगर लगा दिया, एक सेल लगा दिया, तो यहां पर क्या होगा, वर्क डन होगा। वर्क डन टू मूव अ चार्ज। तो ये जो भी वर्क डन होता है टू मूव अ चार्ज, चार्ज को मूव करवाना। चार्ज जब मूव करता है तो करंट फ्लो होती है, और ये करंट पूरे लूप के अंदर फ्लो करती है। और वो करंट क्या होती है, कांस्टेंट होती है। V अपॉन आर अपन ने पढ़ा हुआ है, उसकी वैल्यू क्या होती है आपके पास, V अपॉन आर प्लस आर। तो किसी भी सर्किट के अंदर अगर मुझे करंट को कांस्टेंट बनाए रखना है तो उस समय जो भी वर्क डन होता है बाय द सोर्स ऑफ ईएमएफ, दैट वर्क डन इज व्हाट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ दैट सर्किट, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइडेड बाय दैट ईएमएफ टू द चार्ज। समझ में आया? उसको क्या बोलते हैं अपन, एनर्जी। तो एनर्जी की डेफिनेशन अगर आप लिखोगे, ये क्या हो गया, इट इज द वर्क डन, इट इज द वर्क डन बाय सेल टू मेंटेन, work done by cell to maintain constant current in circuit, constant current in circuit। सर्किट के अंदर जो भी कांस्टेंट करंट मेंटेन करनी होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? ठीक है, एनर्जी। तो एनर्जी अगर मैं डिफाइन करूंगा तो एनर्जी क्या हो गया, वर्क डन हो गया। किसको, क्यू चार्ज को मूव करवाना है। तो क्यू चार्ज को अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस V से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मेरे पास वर्क डन आ जाएगा। यही तो फॉर्मूला होता है, Q मल्टीप्लाइड बाई V। तो ये क्या, एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। तो एनर्जी का एक और फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं अपन, एक तो हो गया QV, Q को क्या लिख सकता हूं मैं, I इंटू टी, है ना, I इंटू टी मल्टीप्लाइड बाई V। तो एक और तो एनर्जी का फॉर्मूला मेरे पास क्या आ गया, QV आ गया, एक VIT आ गया। T क्या है, T इंस्टेंटेनियस, मतलब एनर्जी क्या हो, टी टाइम। टी टाइम के अंदर अगर Q चार्ज है ना, रेट ऑफ आई इक्वल टू क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम, वही वाला टाइम टी है। ये टाइम क्या हो गया, टी। V को अगर मैं I इंटू आर लिख दूं, V को अगर I इंटू आर लिख दूं तो I इंटू आर मल्टीप्लाइड बाय I, तो क्या आ जाएगा, I स्क्वायर
आर मल्टीप्लाइड बाई टी, एक और फॉर्मूला आ गया। आई को अगर मैं वी अपॉन आर लिख दूं, आई को वी अपॉन आर लिख दूं अगर मैं, तो वी स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा, तो एक और फॉर्मूला आ जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर मल्टीप्लाइड बाई टी। तो ये सारे फॉर्मूले क्या हो गए मेरे पास, एनर्जी के हो गए। ये सब क्या है, एनर्जी। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया एनर्जी। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन क्या लिख सकते हैं कि एनर्जी इज सप्लाइड बाय द सेल टू चार्ज क्यू, बट पार्ट ऑफ द एनर्जी इज लॉस्ट, इज डिसिपेटेड, इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट अक्रॉस रेजिस्टेंस। तो जो भी एनर्जी सप्लाई होती है इस चार्ज को, तो चार्ज एक रेजिस्टेंस के अंदर कंटिन्यूसली फ्लो होता है, तो क्या होता है, देयर विल बी अ हीट लॉस, देयर विल बी अ हीट लॉस, हीट इज प्रोड्यूस्ड। तो क्या होगा, तो एनर्जी इज लॉस्ट, और एनर्जी इज लॉस्ट बाय एक्सटर्नल रेजिस्टेंस in the form of heat, in the form of heat। तो जो भी एनर्जी है, अगर आपको पूछे कि हीट एनर्जी, यहां से अगर आपको पूछ ले कि भाई हीट एनर्जी निकालो या हीट प्रोड्यूस्ड अगर मुझे मालूम करना हो कितना हीट प्रोड्यूस्ड हुआ अक्रॉस आर, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर, तो वो हीट प्रोड्यूस जो भी होगा उसका फॉर्मूला भी मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा, वो इस एनर्जी के बराबर ही हो जाएगा। वो किसके बराबर होगा, एनर्जी के बराबर ही होगा। मतलब क्यू वी आई टी आई स्क्वायर आर टी इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर मल्टीप्लाइड बाई टी। और वो कितने टाइम में, टी टाइम में, इन टी टाइम, है ना, टी टाइम के अंदर। तो ये हीट एनर्जी का भी मेरे पास फॉर्मूला आ जाएगा, दोनों फॉर्मूले विल बी सेम। समझ में आ गया? तो एनर्जी निकालो, हीट एनर्जी निकालो, दोनों तरीका लगभग क्या होता है मेरे पास, सेम होता है। अब ये वाला फॉर्मूला क्या होगा, ये तो मेरे पास क्या है, अगर वी और आई कांस्टेंट है, ये फॉर्मूला कब यूज करोगे, व्हेन वी एंड आई आर कांस्टेंट। जब वी और आई सब क्या हो, कांस्टेंट हो, तब अपन ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर खुदा ना खास्ता वी और आई कांस्टेंट नहीं हो, वेरिएबल हो, तब क्या करोगे सर? तो देखो उसको कैसे करेंगे आप, इसको लिख लो, फिर उसकी बात करते हैं अपन। है ना, इफ वी और आई आर वेरिएबल, नोट लगा लो, भले यहां पर एक नोट लगा के लिख सकते हैं अपन, इफ वी और आई आर वेरिएबल, तो क्या करेंगे, इफ V और I आर वेरिएबल, दोनों में से कोई भी एक वेरिएबल हो जाए, एक वेरिएबल होगा दूसरा वैसे ही वेरी करेगा, तो हीट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो देखो हीट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, H का फॉर्मूला अभी मेरे पास था क्या, आई स्क्वायर आर इंटू टी, है ना। एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, आई स्क्वायर आर इंटू टी। तो मैं बोल रहा हूं कि भाई हीट प्रोड्यूस्ड इन डी टी टाइम, स्मॉल टाइम के अंदर अगर मैं हीट प्रोड्यूस मुझे मालूम करना हो तो वो क्या हो जाएगा, डी एच। कैसे लिखूंगा मैं, फॉर्मूले क्या क्या है मेरे पास, एक तो हो गया मेरे पास वी आई डी टी, एक क्या लिख सकता हूं मैं, आई स्क्वायर आर डी टी टाइम के अंदर, तो डी टी, या मैं क्या लिख सकता हूं, वी स्क्वायर अपॉन आर डी टी। बस दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दोगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, टोटल हीट आ जाएगी। तो टोटल हीट प्रोड्यूस कितना आ जाएगा, तो टोटल हीट प्रोड्यूस्ड इन टी टाइम, टोटल हीट प्रोड्यूस का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, H इक्वल्स टू, दोनों तरफ इंटीग्रेट करो, DH का इंटीग्रेशन तो H हो गया, तो ये या तो किससे निकालोगे, आई स्क्वायर आर डी टी फॉर्मूला यूज करो, या दूसरा फॉर्मूला क्या आ गया, वी स्क्वायर अपॉन आर डी टी। दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला यूज कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि जनरली आपको या तो आई वेरिएबल दिया होता है या वी वेरिएबल दिया होता है। दोनों वेरिएबल बहुत कम केस में दिए हुए होंगे, अगर दे भी रखे होंगे तो आई को आर से मल्टीप्लाई करके वी निकाल लोगे। समझ में आ रहा है, वैसे आप कर सकते हो। तो मेरे पास क्या टोटल हीट प्रोड्यूस आ जाएगा मेरे पास, समझ में आ रहा है। चल देखिए यहां से क्वेश्चन कर, एक सपोज मेरे पास ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है और इसके अंदर 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। मेरे को मालूम करना है फाइंड हीट प्रोड्यूस्ड
इन 2 hours इन रेजिस्टेंस, इन रजिस्टर। 2 घंटे के अंदर कितनी हीट प्रोड्यूस होगी वो मुझे मालूम करनी है। अब देखो करंट कांस्टेंट है और 2 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, सब कांस्टेंट है। और जब कांस्टेंट होता है तो सिंपल फॉर्मूला मैंने क्या बताया, क्यू वी आई स्क्वायर आर टी वी स्क्वायर जो भी है। तो यहाँ पर आई पता है, आर पता है, टी पता है, तो सिंपल हीट प्रोड्यूस का फॉर्मूला कौन सा यूज कर लोगे आप, आई स्क्वायर आर मल्टीप्लाइड बाई टी, क्योंकि कांस्टेंट है इसलिए डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो आप। वेरिएबल होगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है, वेरिएबल है ना, इफ वी और आई आर वेरिएबल। तो यहाँ से हीट प्रोड्यूस कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर, आई कितना हो गया 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2, रेजिस्टेंस कितना हो गया 10, टाइम 2 hours, 2 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। बस इसको मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर लोगे, ये आ जाएगा मेरे पास किसके अंदर, जूल के अंदर मेरे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। वो भाई क्लियर, लिखो इसको, लिखो, देख ली किसको सिंपल समझ में आया, देख बहुत ही बढ़िया, शानदार, ओ भाई साहब, लिख लो, लिखो फटाफट लिख लें। समझ में आया, देख इसके बाद, और एनर्जी है तो एनर्जी यूनिट क्या होती है, जूल होती है। अभी एनर्जी की एक यूनिट और करवाऊंगा मैं आपको, कमर्शियल यूनिट, उसकी बात करेंगे अपन अभी, कमर्शियल यूनिट भी होती है एक, ठीक है। तो अभी कुछ क्वेश्चन करूंगा वहां से अपने को समझ में आ जाएगा। देख एक और क्वेश्चन देख, सपोज मेरे को ये दे रखा है 10 ओम और करंट फ्लो हो रही है आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये करंट फ्लो हो रही है। आपको मालूम करना है फाइंड हीट प्रोड्यूस्ड इन 1 cycle ऑफ द करंट, हीट प्रोड्यूस्ड इन 1 cycle ऑफ करंट, है ना, साइन ओमेगा टी। साइन और कोस क्या होता है, एक साइकिल कंप्लीट करते हैं अपना ये, है ना। यहां से ओमेगा आपको क्लियर होगा, ओमेगा एक्चुअल में होता है क्या है, 2 पाई बाय टाइम पीरियड होता है टी, ओमेगा अपने को पता है, ये बहुत अच्छे से देखा हुआ आपने 11th क्लास के अंदर। तो हीट प्रोड्यूस निकालना, अब यहाँ पर करंट क्या है, देखो टाइम का फंक्शन है, मतलब वेरिएबल है, और वेरिएबल जब भी होगी तो कैसे करोगे आप, h इक्वल्स टू इंटीग्रेशन आई स्क्वायर आर डी टी। और एक साइकिल के अंदर, एक साइकिल मतलब लिमिट क्या हो जाएगी 0 से लेकर, एक साइकिल मतलब टाइम पीरियड, तो टी क्या हो गया, टाइम पीरियड हो गया। बस यहाँ पर वैल्यू पुट करो आप, क्या आ जाएगा, देख मेरे पास आई स्क्वायर मतलब आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये तो हो गया आई स्क्वायर, फिर आर, आर कितना है मेरे पास, आर को आर ही रहने दें क्या, चल आर को आर ही रहने दें, हेड ही खत्म, आर की टर्म्स में फॉर्मूला निकाल लेंगे, आर डी टी, और 0 से लेकर टी। कांस्टेंट क्या क्या है मेरे पास, बाहर ले लो आप, तो आई नॉट स्क्वायर और आर, तो आई नॉट स्क्वायर और आर तो कांस्टेंट है, 0 से लेकर टी। साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे सोल्व करते हो, अगर आपको साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन अगर पता हो तो उसका करने का तरीका मैंने बताया था। साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2। जिनको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला में प्रॉब्लम है तो अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर मैथमेटिकल टूल्स वाले 9 वीडियो मैंने बना रखे हैं, 9 या 10 जितने भी वीडियो हैं, वहाँ जाके ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लें आप, तो ये फॉर्मूला मैंने वहाँ पर सिखाया है, ठीक है। याद रखिए साइन स्क्वायर होता है 1 माइनस कोस, ट्वाइस हो जाता है इसका, डिवाइड बाई 2, और अगर यहाँ कोस स्क्वायर होता है तो माइनस की जगह प्लस आ जाता, कोस स्क्वायर होता है तो माइनस की जगह प्लस आ जाता। ये इंटीग्रेशन करने का तरीका होता है, नहीं तो इंटीग्रेशन में भी जा सकते हो आप, जाके सब जगह मिलेगा ये, मैथमेटिकल टूल्स जाओ आप, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा, देखो तो हीट निकालना है, तो फाइनली हीट इक्वल्स टू आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2, आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2 तो मेरे पास कांस्टेंट हो गया, और इंटीग्रेशन में अब देखो ये 2 भी बाहर चला गया। अब 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करना है, 1 का भी इंटीग्रेशन करेंगे और कोस 2 ओमेगा टी का भी इंटीग्रेशन करेंगे। 1 का इंटीग्रेशन टाइम के रेस्पेक्ट में कितना होता है, टी है ना, कांस्टेंट का 1 इंटू टी, और कोस 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता है साइन 2 ओमेगा टी, और टी के मल्टीप्लाई में जो भी आता है वो यहाँ पर डिवीजन में आप लिखते हो। ये इंटीग्रेशन हो गया, लिमिट हो गई 0 से लेकर टी, तो देख क्या आ गया फाइनली आई नॉट स्क्वायर आर बाय 2, लिमिट लगाओ सबसे पहले अपर लिमिट क्या हो गई टी माइनस 1/2 ओमेगा, और साइन 2 ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाई टी, पहले अपर लिमिट लिख रहा हूं मैं ना, 2 पाई बाय टी, है ना, स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी आएगा,
तो 1/2 ओमेगा तो ये रहा, और साइन 2 ओमेगा की जगह 2π/t, और t हो गया मेरे पास t। हो गई क्लियर? तो ये अपर लिमिट माइनस फिर लोअर लिमिट लगाओगे तो 0 माइनस 1/2 ओमेगा, और t की जगह 0 लिखोगे तो ये क्या आएगा मेरे पास, साइन 0 आ जाएगा। तो देखिए इसको सॉल्व करो, यहां से आप क्या आएगा, तो I0 स्क्वायर r बाई 2 t माइनस 1/2 ओमेगा, t से t कैंसिल, साइन 4π, साइन पाई की वैल्यू हमेशा 0 होती है, साइन 1π, 1π, 2π, 3π, 4π, 5π, 6π, 7π, 8π, 9π, 10π, जितने भी पाई हो, पाई का मल्टीपल है ना, 1 2 3 4 जो भी आता है वो हमेशा क्या आता है, 0 आता है। ये 0 और माइनस, ये 0 है ही ऑलरेडी, और माइनस लगा के साइन 0 की वैल्यू भी क्या होती है, 0। सब कुछ खत्म हो गया ये। तो बचा फाइनली क्या आ गया मेरे पास, ये आ गया I0 स्क्वायर r t/2। ये मेरे पास क्या आ गया, हीट प्रोड्यूस्ड आ गई मेरे पास कितने, एक साइकिल के अंदर। ये इंटीग्रेशन वापस जब मैं ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर पढ़ूंगा, ये इंटीग्रेशन वापस वहां पर भी काम में आएगा, तो इसको याद रखना, ये बहुत स्टैंडर्ड रिजल्ट है ना। चलो जल्दी से लिखो, फिर अगला एक और अपन क्वेश्चन करते हैं अपन, बढ़िया शानदार एक और क्वेश्चन कर रहा था, देख मैं यहाँ पर, जल्दी लिखो। हो भाई ठीक है, टाइम पीरियड को चाहो तो और यहाँ से अपन जो भी है t इक्वल्स टू 2π/ω भी डाल, जो भी डालना, ठीक है। ये हो गया आपके पास। चलो आगे बढ़ते हैं अपन, अगला प्रश्न, अगला पढ़ाओ, एक और क्वेश्चन देख। देख 10 ओम का रेजिस्टेंस है, इसके अंदर चार्ज फ्लो हो रहा है। चार्ज की वैल्यू दे रखी है आपको, क्या दे रखी है, 2t माइनस टी स्क्वायर। फाइंड हीट प्रोड्यूस्ड। आपको हीट प्रोड्यूस्ड मालूम करनी है। देख चार्ज दे रखा है, चार्ज भी क्या इंस्टेंटेनियस चार्ज है, ठीक है, जो कि वेरिएबल है, मतलब टाइम के साथ वेरी कर रहा है। चार्ज अगर टाइम के साथ वेरी कर रहा है तो करंट भी टाइम के साथ वेरी करेगी, मतलब करंट वेरिएबल होगी, और वेरिएबल करंट अगर आ जाती है तो हीट प्रोड्यूस निकाल सकते हैं अपन। अब देखो यहां से Q अगर दिया हुआ है तो यहां से करंट निकाल सकते हैं अपन। I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन dQ/dt। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2t का डिफरेंशिएशन होता है 2, और t स्क्वायर का होता है 2t। तो करंट की वैल्यू आ गया मेरे पास 2 - 2t। देखो क्वेश्चन वापस सेम वही हो गया, बस थोड़ा सा एक स्टेप मेरे को यहां और आना था। करंट आ गया मेरे पास, अब यहां से वापस H निकालना है, तो H कैसे निकालोगे, करंट वेरिएबल है तो I स्क्वायर r dt। अब यहां पर अब लिमिट क्या आएगी, तो लिमिट के लिए आप क्या करो, हमेशा ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था शुरुआत में, है ना, शुरुआत में मैंने करवाया था, सेम क्वेश्चन याद करो। तो लिमिट के लिए देखो, लिमिट के लिए क्या करोगे, फॉर लिमिट क्या करो, करंट को 0 पुट कर दो। करंट को 0 पुट करोगे तो टाइम की लिमिट आएगी, तो 2 माइनस 2t इक्वल्स टू 0। तो यहां से t की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 1 सेकेंड। तो t की मैक्सिमम, मतलब जब करंट 0 हो जाए, मतलब करंट फ्लो होके फ्लो होना बंद हो जाए, तब तक मेरे को हीट प्रोड्यूस भाई इनफाइनाइट टाइम के लिए निकालना। एक तरीके से क्या हो गया, मतलब मैक्सिमम टाइम तक मुझे अब हीट कब तक निकालनी है मुझे, यहां पर कुछ लिमिट दी हुई नहीं है, टाइम की लिमिट दी हुई नहीं है। तो टाइम की लिमिट निकालने का तरीका क्या है, जो भी करंट दी हुई उसको 0 पुट करो, वहां से टाइम की लिमिट आ जाएगी आपके पास में। ये मैंने स्टार्टिंग में करवाया था। तो बस यहां से क्या आ गया मेरे पास, ये लिमिट आ गई मेरे पास, तो बस यहां से सॉल्व करो अब आप। तो H इक्वल्स टू लिमिट आ जाएगी मेरे पास क्या, टाइम कहां तक है, 1 सेकेंड तक, तो 0 से लेकर 1 तक, और I स्क्वायर मतलब 2 माइनस 2t का होल स्क्वायर, R कितना दे रखा है, 10 ओम मल्टीप्लाइड बाय dt। बस का खत्म हो गया मेरे पास। इसका या तो होल स्क्वायर खोल लो, या इसका इंटीग्रेशन करने का तरीका क्या है, देखो 10 तो कांस्टेंट है, इसको x की पावर n की तरह ट्रीट करो। x की पावर n की तरह ट्रीट करने का मतलब, तो 2 माइनस 2t n+1 मतलब 2+1 अपॉन 2+1, और t के साथ जो भी होता है वो डिवीजन में आ जाता है। t के साथ कौन है, -2 है डिवीजन में, तो -2 क्या आ गया, डिवीजन में आ गया, ठीक है। और लिमिट आ जाएगी मेरे पास क्या, 0 से लेकर 1। ये इंटीग्रेशन हो गया, बस 10 कांस्टेंट ले लिया, और इसका इंटीग्रेशन 2 - 2t का होल क्यूब अपॉन क्यूब, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है ना, x³ / 3, और t के मल्टीप्लाई में जो भी है वो डिवीजन में आ जाएगा,
तो इंटीग्रेशन हो गया तो यहां से फाइनली मेरे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 2 + 1 3 और 2 -6 हुआ क्या, 2 + 1 3 और 2 -6, और यहां से बस इसका अब क्या कर लो, ये कितना हो गया मेरे पास 2 - 2t का होल क्यूब हो गया ये, बाकी सब बाहर ले लिया मैंने, लिमिट मेरे पास लगानी है 0 से 1, तो ये हो जाएगा -10/6, लिमिट लगाओ सबसे पहले अपर लिमिट, तो ये हो जाएगा 2 ओहो बहुत ही बढ़िया होल पावर 3, और क्या हो जाएगा, ये तो अपर लिमिट हो गई और माइनस लोअर लिमिट 2 - 2 × 0 होल पावर क्यूब। अरे भाई क्लियर, t की जगह 1 रख दिया तो 2 - 2 ये तो 0 हो गया, और t की जगह फिर लोअर लिमिट लगाई, t की जगह 0 लिख दिया तो 2 - 0 ये हो गया, तो एक फाइनल कितना बचा है 10/6, ये तो हो गया 0 माइनस 2 का क्यूब, ये तो 0 हो गया, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस का 8, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाय 6, क्या हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 3, ये जूल में क्या आ गया मेरे पास, हीट निकल के आ गई। हो गई क्लियर, क्लियर। चल देखो यहाँ पर जल्दी से लिख लो, जल्दी से लिख लो। चल देखो उसके बाद एक कमर्शियल यूनिट, हेडिंग डालना कमर्शियल यूनिट ऑफ हीट मतलब एनर्जी, एक नोट लगा दो, नोट कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, वहीं लिखवाना था, वहां मैं लिखाना भूल गया था, अभी लिख लो कोई बात नहीं। क्या है कमर्शियल यूनिट ऑफ, हेडिंग डाल दो यूनिट ऑफ एनर्जी। बाकी एनर्जी का यूनिट जूल तो पता है अपने को, बस एक कमर्शियल यूनिट और देखनी है अपने को। कमर्शियल यूनिट होती है, ये होती है किलो वॉट आवर, कितनी होती है, ये होती है किलो वॉट आवर। क्या होता है कमर्शियल यूनिट, किलो वॉट आवर। किलो वॉट आवर का मतलब क्या होता है कि कोई भी अप्लाई है ना, किलो वॉट आवर, वॉट इज द यूनिट ऑफ पावर, है ना, पावर की बात करूंगा अभी मैं, आपने 10th में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है पावर, वर्क अपॉन टाइम होता है, अभी मैं इसको हालांकि पहले करवा सकता था पावर, लेकिन मेरे को यहाँ पर जरूरत है, बस इतना सा ध्यान रखो, पावर की यूनिट होती है वॉट, तो वही वाला वॉट, किलो मतलब 1000 और आवर मतलब टाइम वाला, तो 1 किलो वॉट आवर का मतलब क्या होता है, 1 किलो वॉट आवर का मतलब क्या, आपने पढ़ा भी होगा कि कोई भी अगर अप्लायंस है, अगर 1 घंटे तक चलाओ, ठीक है, या अगर मैं बोलूं कि 1000 वॉट का कंजप्शन कंटिन्यूसली अगर 1 घंटे तक किया जाए, इफ 1000 वॉट पावर इज कंज्यूम्ड कंटिन्यूसली फॉर 1 आवर, तो वहां पर जो एनर्जी कंजप्शन आएगा वो कितना आएगा, 1 किलोवाट आवर। समझ में आ रहा है, बाय दैट अप्लायंस, बाय दैट अप्लायंस। तो देखो 1 किलोवाट आवर का डेफिनेशन अगर मैं लिखूं तो 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या हो गया, 1 किलोवाट आवर की डेफिनेशन अगर लिखें अपन तो क्या होगा कि इफ 1000 वॉट पावर is continuously consumed for 1 hour by any appliance, by any device लिख दो, appliance लिख दो, then energy consumed by that device, energy consumed by the device is 1 kilowatt hour। समझ में आ गया, एक ही डेफिनेशन अपने को क्लियर होनी चाहिए। 1 किलोवाट आवर को अगर मैं ऐसा यूनिट में लिखूं कितना हो जाएगा, 1 किलो कितना होता है 10⁻³ वॉट ऑलरेडी ऐसा यूनिट होता है, आवर को सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, एक आवर में कितने होते हैं 3600 सेकंड, और वॉट इंटू सेकंड जो होता है वो क्या होता है जूल, है ना। पावर अभी थोड़ी देर में करवा रहा हूं मैं आपको, पावर इक्वल्स टू क्या हो गया वर्क डन अपॉन टाइम, तो पावर क्या होता है वॉट या एनर्जी पर यूनिट टाइम, जैसे भी बोलना है, एनर्जी क्या होती है जूल अपॉन टाइम, तो यहाँ से वॉट इंटू सेकंड कितना आ जाएगा जूल, तो वॉट और सेकंड क्या हो गया जूल, और फाइनली जो 1 किलोवाट आवर हो गया, इसको सीधा याद रखो आप, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 36 इंटू, दिख रहा है 36 इंटू 10⁵ जूल, ये मेरे पास 1 किलोवाट आवर का इक्विवेलेंट होता है। ये चीज क्लियर हो गई। उसके बाद एक और चीज होती है, घर के अंदर अपने बिल आता है ना, इन इलेक्ट्रिसिटी बिल
जो इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है उसके अंदर जो एक यूनिट बनती है, भाई आपने भाई 5 यूनिट बिल आ गया, 15 यूनिट बिल आ गया, इस बार यूनिट्स बहुत ज्यादा आ गई है बिल की, आपने कई बार सुना होगा बिल के अंदर देखना। तो 1 यूनिट जो होता है बिल के अंदर, जो एक यूनिट जो होती है वो किसको बोलते हैं अपन, 1 किलोवाट आवर को ही अपन एक यूनिट बोलते हैं जो बिल के अंदर जो आता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, ये हो गया। देख अब बिल कैलकुलेशन का एक क्वेश्चन करवाता हूं मैं आपको, ताकि और चीज यहां पर और आपको चीज क्लियर होगी। बिल कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका एक क्वेश्चन करवाता हूं आपको, देख और समझ में आएगा। देख क्वेश्चन देख क्या है, क्वेश्चन में बोलता हूं कि सपोज कुछ भी ले लो, 15 फैन, 15 नहीं ले, 10 ले लो यार, 10 फैन रनिंग, फैन ऑफ 40 watt each, 10 when 40 watt each, 20 tube light of 50 watt each are running, या एक और ले लो आप, एंड 2 किलोवाट AC आर 3 THREE, 3 2 किलोवाट के जो AC हैं आर रनिंग फॉर होल डे, है ना, पूरे दिन के लिए अगर वो चलते हैं, तो आपको मालूम करना है, तो कैलकुलेट द बिल फॉर अ डे। एक दिन का बिल कितना आएगा, इफ 1 यूनिट प्राइस इज 10 रुपीज या 7 रुपीज कर दो। एक यूनिट का प्राइस कितना, 7 रुपीज। क्या बोला, 10 फैन 40 वोट के, 20 ट्यूबलाइट 50 वोट की, और 3 AC हैं 2 किलो वोट के। ये पूरे दिन चल रहे हैं, ठीक है, एक पूरे दिन चल रहे हैं। तो आपको पूरे दिन का बिल मालूम करना है कितना आएगा, पूरे दिन का बिल कितना आएगा वो मुझे मालूम करना है। इसको ट्राई करो, पूरे दिन का बिल कितना आएगा वो ट्राई करो इसके अंदर। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा। सबसे पहले आप क्या करो, यहां पर आइटम लिख लो, एक तो डिवाइस क्या क्या है, ऐसे लिस्ट बना लो यार, जो भी डिवाइसेस हैं। ठीक है, पहली ये डिवाइस हो गई, फिर उसके वोल्टेज लिख लो आप, इनफैक्ट किलो वोट लिखो हमेशा। आपको क्या देखना है, देखो सिंपल क्वेश्चन करने का तरीका क्या, अगर मुझे बिल निकालना है, मुझे क्या निकालना होगा, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स निकालनी होगी। टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स का मतलब क्या हो गया, एक यूनिट होती है किलोवाट आवर, मतलब टोटल किलोवाट आवर्स निकालने होंगे। जितने भी डिवाइसेस हैं उनके टोटल किलोवाट आवर्स निकालने होंगे। ठीक है, और टोटल किलोवाट आवर्स आपके पास निकल के आ गए या टोटल यूनिट आ गई, एक ही बात है, और उसको 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो बिल आ जाएगा टोटल। तो देखिए यहां पर मेरे को किलोवाट और कितने घंटे के लिए चल रहा है, तो ये किलोवाट इंटू आवर कर दोगे। और अगर डिवाइसेस, ये तो एक डिवाइस के लिए किलोवाट आवर हो गया, और ये क्या हो गया, नंबर ऑफ डिवाइसेस। ऐसे लिखो आप, नंबर ऑफ डिवाइसेस, और ये आ जाएगा मेरे पास कितना, यूनिट्स। ये कितनी आ जाएगी, यूनिट्स। अब देख डिवाइस कौन कौन है, फैन है, ठीक है, फैन का किलोवाट कितना है, फैन, एक फैन कितने का, 40 वोट का है, तो इसको किलोवाट में लिखना है, तो 40 डिवाइडेड बाय 1000 कर दो, सिंपल, तो 1 किलोवाट में चेंज हो जाएगा। फैन कितने घंटे के लिए चल रहा है, कितने घंटे के लिए चल रहा है, पूरे दिन के लिए 24 घंटे के लिए, तो ये 24 घंटे के लिए चल रहा है। कितने फैन है, ये 10 फैन है बस। तो किलोवाट आवर, तो एक फैन का आ गया, तो 10 फैन का टोटल किलोवाट आवर कितना आ जाएगा, ये यूनिट लिखो या टोटल किलोवाट आवर लिखो, एक ही बात है, यूनिट्स या फिर किलोवाट आवर। अपन यहां पर क्या निकालने चाह रहे हैं, किलोवाट आवर। तो बस इन तीनों को क्या कर दो आप, मल्टीप्लाई कर दो। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया मेरे पास, ये 24 × 4 कितना होता है, 96। तो ये हो जाएगा टोटल 9.6। और समझ में आ रहा है, ये हो गया 9.6। उसके बाद कौन है, फैन के बाद कौन है आपका, ट्यूबलाइट है। ट्यूबलाइट कितने की है, 50 वोट की है, तो 50 डिवाइडेड बाय
1000 किलोवाट हो गया, 24 घंटे के लिए चलेगी। और मुझे बिल कितना है, एक दिन का ही पूछा है, कैलकुलेट द बिल फॉर अ डे। अगर ये 30 दिन का बोलता तो जितनी यूनिट्स आती वो एक दिन की आती, उसको फाइनली 30 से और मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना। तो ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे। और नंबर ऑफ डिवाइसेस कितनी है, 20 है, मल्टीप्लाइड बाय 20, तो ये हो गया मेरे पास 1 2 1 2, और यहां से काट दो, कितना आ गया देख 5 2 जा 10 कैंसिल, कितना बच गया 24, ये आ गया। उसके बाद क्या है मेरे पास एसी। एसी ऑलरेडी मेरे पास कितना है, 2 किलो वोट का है, तो किलो वोट में कितना है, ऑलरेडी किलो वोट में ही दिया हुआ, तो इसको 1000 से डिवाइड मत कर देना। तो 2 24 घंटे के लिए, और कितने हैं 3 एसी है, तो बस मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो गया ये मेरे पास 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 को 24 से मल्टीप्लाई करो, तो 6 चौक 24, 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 6 चौक 24, हासिल लगा दो, 6 दूनी 12 13 14 144, तो ये टोटल 144 यूनिट आ गई मेरे पास। तो टोटल यूनिट कितनी आ गई मेरे पास, दोनों को जोड़ लो आप, तो ये 144 और ये 20, 164 168 178 177, अरे यार ऐसे ही लिखो इसको यार, गलती कर दी। ये 24.0 था, और यहाँ पर कितना था मेरे पास, ताकि आप भी मिस्टेक मत करना। अब ये 6 हो गया, 4 8 8 16 और 1 17, ऐसे लगाइए 4 5 6 1 7, ये 170, ये बोला था ना 178 पॉइंट, तो 177.6 ये मेरे पास क्या हो गया, टोटल हो गया। ये टोटल क्या हो गया, यूनिट्स हो गई। अब मुझे टोटल बिल निकालना है। अगर यहां पर ये बोलता 30 दिन का, तो इसको 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, आपको 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। बस यहां पर टोटल बिल कितना आ जाए, ये यूनिट्स हो गई। यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर दो किससे, एक यूनिट का कॉस्ट कितना है, 7 रुपया है। एक काम कर 10 रुपये कर दे यार, ये 10 रुपीज़ मल्टीप्लाइड बाय 10, ताकि आंसर इजीली आ जाएगा यार। 1776 रुपीज़ के आगे एक दिन का बिल आएगा आपका। ये क्या आ गया, 1 डे बिल आ गया। हो भाई क्लियर, चल जल्दी लिख इसको, फिर अपन देख पावर की बात करते हैं। पावर जल्दी लिख लो इसको, इसके बाद अपन पावर पढ़ते हैं भैया। हेडिंग डाल दो पावर, है ना। सिंपल टेबल बना के करना हमेशा, बस सिंपल, बहुत सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन। ये टेबल बना के करो, मल्टीप्लाई करो, आगे बढ़ो। ओ भाई ये वापस अपना रंग रूप दिखाने लग गया बोर्ड। नेक्स्ट डालो पावर। पावर इन सर्किट, सर्किट के अंदर पावर का मतलब क्या होता है, पानी पी लो यार। पावर का मतलब कोई भी सर्किट है उसके अंदर पावर, बस जो एनर्जी पड़ी ना टी टाइम में जितना एनर्जी सप्लाई करता है एक सेल, यूनिट टाइम में कितना एनर्जी सप्लाई करेगा वो सेल, तो वही उस सेल की क्या होगी, पावर होगी। पावर ऑफ एनी सेल इज व्हाट, एनर्जी सप्लाइड बाय दैट सेल टू दैट चार्ज इन यूनिट टाइम। पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम या एनर्जी अपॉन टाइम। तो क्या हो जाएगा, तो पावर क्या हो गया मेरे पास, पावर सप्लाइड बाय सेल is energy per unit time to maintain the current in circuit, to maintain current in circuit। ये क्या होती है, पावर होती है। तो पावर का फॉर्मूला क्या हो गया, एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो जितने भी फॉर्मूले थे वो सारे फॉर्मूले यहाँ बन जाएंगे। क्या था, वी आई टी डिवाइडेड बाई टी, सब में से टी हटा दूँ, आई स्क्वायर आर टी डिवाइडेड बाई टी, वी स्क्वायर अपॉन आर टी डिवाइडेड बाई टी, टी 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 टी। तो पावर के फॉर्मूले मेरे पास क्या आ गए, यहाँ से यूनिट लिख ही सकते हो आप, है ना। यूनिट क्या हो जाएगी मेरे पास, जूल पर सेकेंड, उसी को अपन क्या बोलते हैं, वॉट, जिसको आप W से अभी लिख रहे थे अपन, ठीक है। ये हो गई। एक और यूनिट और लिख सकते हो यहाँ से, इसकी एक यूनिट और होती है हॉर्स पावर।
एक यूनिट और होती है हॉर्स पावर, एचपी जिसको बोलते हो, कार के अंदर होता है ना, कार व्हीकल के अंदर एचपी होता है, हॉर्स पावर, है ना। तो ये होता है, ये किसके बराबर होता है, 746 वॉट के बराबर होता है, 786 नहीं, 746 वॉट, 1 हॉर्स पावर 1 एचपी। तो देख पावर का फॉर्मूला क्या बन गया मेरे पास, वी आई स्क्वायर आर वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, ये हो गया मेरे पास पावर। ये अपने को क्लियर है बिल्कुल, ओ भाई क्लियर क्या, क्लियर। अब देखिए सर्किट के बारे में अगर अपन कुछ चीज़ें लिखते हैं अपन, ये सर्किट का रेजिस्टेंस है, सर्किट का इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये ईएमएफ ई, वहाँ पर एनर्जी थी ना इसलिए वी लिख दिया था, यहाँ पर ईएमएफ ई। इसमें तीन चीज़ें होती है, क्या होता है, किसी भी सर्किट के लिए आप इनपुट पावर लिख सकते हो, किसी भी सर्किट के लिए आप आउटपुट पावर लिख सकते हो, किसी भी सर्किट के लिए आप एफिशिएंसी लिख सकते हो। ये तीन चीज़ें आपको लिखना आनी चाहिए। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ इनपुट पावर की। इनपुट पावर इस सर्किट के लिए, इसको लिखूंगा मैं पी आई। इनपुट पावर का मतलब क्या हो गया कि जब भी सेल है, सेल कितना पावर मतलब सर्किट को दे रहा है, एक सर्किट को कितना इनपुट दे पा रहा है एक सेल, है ना, दैट पावर सप्लाइड, वो क्या होता है, इनपुट पावर होता है। एक सेल से कितना पावर आप ले सकते हो, ऐसा समझो आप, एक सेल से आप कितना पावर आप ले सकते हो, तो वो पावर जो होता है वो क्या होता है, सेल का इनपुट पावर होता है। मतलब अगर करंट एक सेल है ना, उसका ईएमएफ पता है ई है, और वो आई करंट अगर फ्लो करवा रहा है सर्किट के अंदर, ठीक है, तो पावर, इनपुट पावर का मतलब क्या हो गया, पावर टेकन फ्रॉम सेल। और इसका फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, ईएमएफ, ऐसे हमेशा ध्यान रखना, ये ईएमएफ ऑफ सेल मल्टीप्लाइड बाय करंट सप्लाइड बाय सेल, करंट सप्लाइड बाय सेल, इन दोनों का प्रोडक्ट जो होता है वो हमेशा इनपुट पावर होती है। ये हमेशा याद रखेंगे, इनपुट पावर क्या होती है कि ये सेल, अरे भाई क्या घुस गया भाई, चीटी घुस गई। क्या होता है, ईएमएफ, सेल की ईएमएफ को करंट से मल्टीप्लाई करोगे, ये हमेशा सर्किट का इनपुट पावर होता है, ये हमेशा ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके बाद होता है मेरे पास आउटपुट पावर। आउटपुट पावर का मतलब क्या हो गया, एक सेल ने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कितना पावर ट्रांसफर किया है, कितना पावर डिलीवर किया है। ठीक है, तो पावर ट्रांसफर्ड और डिलीवर्ड, पावर ट्रांसफर्ड ऑब्लिक डिलीवर्ड टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर, वो क्या होती है, आउटपुट पावर होती है। अब इस आउटपुट पावर को कैसे निकाल सकते हैं, देखो इसको लिखो एक मिनट, फिर आउटपुट पावर बताता हूं मैं। देख फॉर्मूला देख इसका, तो पी आउटपुट अगर मुझे लिखना हो तो पी आउटपुट का फॉर्मूला क्या हो गया, पावर के तीन फॉर्मूले हो गए, एक तो वी आई हो गया, आई स्क्वायर आर हो गया, और वी स्क्वायर अपॉन आर हो गया। पेंट में कुछ घुस गया है यार क्या पता नहीं क्या काट रहा है, गलत पढ़ा दूंगा, ध्यान रखना दुआ करो निकल जाए वापस बाहर। तो देख आउटपुट पावर, तो क्या हो गया, ये होता है, अब इसको कितना पावर दिया, अगर करंट मुझे पता है आई, तो आई को आर से मल्टीप्लाई करो, आई स्क्वायर को आर से मल्टीप्लाई करो तो पावर आ जाएगी। तो ये आउटपुट पावर कितना हो गया, आई स्क्वायर बाय आर, या और कैसे लिख सकते हो, वी स्क्वायर बाय आर। वो वी जो होगा वो इस आर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्योंकि मुझे आर रेजिस्टेंस पे कितना पावर आउटपुट गया है ना, पावर कितना डिलीवर हुआ है, पावर ट्रांसफर डिलीवर टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बाय सेल। तो यहां से मैं क्या, आई को क्या लिख सकता हूं मैं, एक सर्किट के अंदर करंट निकालने का तरीका बताया था मैंने, ईएमएफ डिवाइडेड बाय आर प्लस स्मॉल आर, ये क्या आ गया मेरे पास, आउटपुट पावर। एक तरीका ये हो गया। और कैसे निकाल सकते हो, देखो इनपुट पावर कितना था, सेल से निकलने वाला इनपुट पावर, सेल से पावर कितना निकला, ई आई, कुछ पावर इसको ट्रांसमिट हुआ, कुछ पावर आर को ट्रांसमिट हुआ, ऐसे ही बोलोगे ना। या सेल का जो टोटल इनपुट पावर है, यहां से एक और रिलेशन क्या लिख सकते हो कि जो इनपुट पावर होगा वो किसका सम होगा, आउटपुट पावर प्लस पावर ट्रांसफर्ड टू इंटरनल रेजिस्टेंस, पावर डिलीवर्ड
या पावर लॉस बोल दो, जो भी है, पावर डिलीवर्ड ही बोल दो, टू इंटरनल रेजिस्टेंस, जनरली लॉस ही बोलते हैं पर ना, ताकि आप इंटरनल रेजिस्टेंस। तो यहां से देखो पी इनपुट, तो एक रिलेशन आ जाता है, पी इनपुट इक्वल्स टू पी आउटपुट प्लस कितना हो जाएगा आई स्क्वायर स्मॉल आर। जैसे उसको पावर डिलीवर्ड कितना था आई स्क्वायर आर, तो इसको कितना आ जाएगा पावर डिलीवर्ड टू इंटरनल रेजिस्टेंस आई स्क्वायर आर। तो आउटपुट पावर का एक और फॉर्मूला, इनपुट का एक और रिलेशन आ जाता है, तो आउटपुट का एक और रिलेशन आ जाता है क्या, पी इनपुट माइनस आई स्क्वायर आर, जैसे भी करना है, या इसको याद रख लो आप। तो पी आउटपुट का क्या, और इनपुट का फॉर्मूला एक और अपने को पता है ई आई, और ये क्या हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों, ये वाले रिलेशन भी आप काफी हद तक याद रखना ताकि बहुत काम आएगा, ठीक है। इसके बाद तीसरा देखो, यहां पर यहां तक चीज क्लियर है। इसके बाद देखो तीसरा, अगर आप एफिशिएंसी देखोगे, एफिशिएंसी कैसे निकाल सकते हो आप, अगर मैं तीसरा एफिशिएंसी निकालना चाहूं, एफिशिएंसी कैसे निकाल सकते हो, हाँ तीसरा क्या हो गया, एफिशिएंसी, एफिशिएंसी ऑफ सर्किट, सर्किट की एफिशिएंसी कितनी है, इसको ईटा से लिखेंगे अपन। एफिशिएंसी हमेशा निकालनी होती है, हमेशा। जैसे आप एग्जाम में कितने एफिशिएंट है, कैसे निकालोगे, कैसे दिखालोगे आप, है ना, आपके मार्क्स से। तो आउटपुट आउटपुट क्या होता है आपका मार्क्स, और इनपुट क्या होता है जितने नंबर का पेपर हुआ। तो एफिशिएंसी आपका जो परसेंटेज होता है वो आपकी एफिशिएंसी होती है। तो एफिशिएंसी इक्वल्स टू क्या हो गया, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, एफिशिएंसी होता है। और परसेंटेज में लिखना है, अगर मुझे परसेंटेज एफिशिएंसी लिखनी है तो क्या होगा, आउटपुट अपॉन इनपुट को क्या करोगे 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो परसेंटेज एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी मेरे को। अरे भाई क्लियर, जैसे भी करना है, ये आ गया मेरे पास, देख। अरे क्लियर, लिखो जल्दी लिखो उसको, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। हाँ देखिए, यहीं से आपके पास आता है एक मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। हेडिंग डालो, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। इंपॉर्टेंट मार्क कर देना, क्वेश्चन आता है एग्जाम में। यहां से अगर पावर में क्वेश्चन मिलेगा तो आपको यहां से मिलने के चांसेस होते हैं। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, अरे यार ये क्यों नहीं मिटाया भाई, इसको भी मिटा दूं। इंपॉर्टेंट मार्क कर देना इसको आप, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। ये क्या बोलती है, वही अपने पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर हो गया, ईएमएफ ई हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस आर हो गया। ये पावर ट्रांसफर का किसको हो रही है, पावर डिलीवर किसको हो रहा है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को हो रहा है पावर डिलीवर। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कितना पावर, मतलब क्या वैल्यू लगाऊं, कैपिटल आर की क्या वैल्यू मैं वहां पर प्लेस करूं कि पावर ट्रांसफर जो हो जाए वो क्या बन जाए, मैक्सिमम हो जाए किसी भी सर्किट की, है ना। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में क्या लगाऊं कि पावर ट्रांसफर क्या हो जाए, मेरे पास मैक्सिमम हो जाए। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। कि व्हाट वैल्यू, इसका मतलब क्या है कि व्हाट वैल्यू ऑफ आर इज टू बी प्लेस्ड, टू बी यूज्ड so that maximum power is transferred to external circuit, external resistance R की क्या वैल्यू लें कि इसको पावर मैक्सिमम ट्रांसफर हो, इसको बोलते हैं अपन मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। तो इसकी कंडीशन होती है, तो देखो पावर ट्रांसफर अपन ने क्या लिखा था, आउटपुट पावर, जिसको पावर ट्रांसफर ही क्या आउटपुट पावर है, उसको अपन ने क्या लिखा था, आई स्क्वायर आर, पी को क्या लिखा, आई अपना क्या था, ई अपॉन आर प्लस आर, थोड़ी देर पहले लिखा है अपन ने अभी, आई स्क्वायर आर। मुझे पी को मैक्सिमम प्रूव करना है आर की किसी वैल्यू के लिए, पी को मैक्सिमम प्रूव करना आर की किसी वैल्यू के लिए। मैक्सिमा मिनिमा, मैथमेटिकल टूल्स में जाके मैक्सिमा मिनिमा पढ़ना आपको, अभी जो चीज यूज कर रहा हूं वहां से आपको क्लियर होगा। तो देखो मैं क्या करूंगा, सिंपल डीपी बाय पी का डिफरेंशिएशन आर के रेस्पेक्ट में करके जीरो पुट कर दूंगा,
ये कब करते हैं? जब पी आर की किसी वैल्यू पे पी को मुझे या तो मैक्सिमम प्रूव करना होता है या मिनिमम प्रूव करना होता है। तो जिसकी वैल्यू निकालनी होती है, जिस वैल्यू पे निकालना होता है, उस वैल्यू के रेस्पेक्ट में हमेशा डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, तो आर की किस वैल्यू पे पी को मुझे मैक्सिमा या मिनिमा प्रूव करना है, तो इसको डिफरेंशिएट करके आप 0 पुट करोगे। इसका डिफरेंशिएशन करो आप। अब इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे, देखो ये मेरे पास क्या हो गया u, और ये मेरे पास क्या हो गया v। u इंटू वी का डिफरेंशिएशन मैंने आपको सिखाया था। u v का जब भी आप डिफरेंशिएशन करोगे, एक को ऐसा कैसा रखो, दूसरे का डिफरेंशिएशन कर दो, फिर v को ऐसा कैसा रखो और u का डिफरेंशिएशन कर दो, है ना, ऐसे ही करते हैं। तो u और v अपने को पता है, तो सबसे पहले मैं dp अपॉन dr निकाल रहा हूं। तो dp अपॉन dr क्या होगा? सबसे पहले मैं इसको कांस्टेंट रख रहा हूं, है ना, u को एज इट इज रखेंगे। तो u अपना क्या है? e अपॉन r प्लस r का होल स्क्वायर और डिफरेंशिएशन ऑफ r का r के रेस्पेक्ट में, इस r का डिफरेंशिएशन r के रेस्पेक्ट में क्या होगा? 1 प्लस फिर r को u का यू रखा, ठीक है, और डिफरेंशिएशन किसका होगा? ये डिफरेंशिएशन होगा किसका? e स्क्वायर अपॉन r प्लस इसका, अब इसका डिफरेंशिएशन होगा r प्लस r का होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा। तो देखिए यहां से क्या आ गया मेरे पास? ये आ गया e स्क्वायर अपॉन r प्लस r का होल स्क्वायर प्लस e स्क्वायर। तो देख e स्क्वायर, तो ये में फिर कांस्टेंट है, तो उसको तो बाहर ले लो आप। e स्क्वायर r तो कांस्टेंट हो गया। इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन r प्लस r के स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, देख 1 अपॉन r प्लस r का होल स्क्वायर, इसको अपन लिख सकते हैं क्या? r प्लस r की होल पावर -2, और इसको x टू द पावर n की तरह ट्रीट करो। पावर ऊपर लेके चला गया, इसको x टू द पावर n की तरह ट्रीट करो, तो पावर आगे आ जाएगी, पावर आगे आ जाएगी, और एक पावर आपको क्या कर देनी? कम करनी है। तो -2 -1 कितना हो गया? -3। ये हो गया। तो देखिए यहां से अब मेरे पास क्या बचा? अब इसको फाइनली आप देखो यहां से, ये e स्क्वायर अपॉन r प्लस r का होल स्क्वायर और ये -2e स्क्वायर r अपॉन r प्लस r का होल क्यूब, ये है 2e स्क्वायर। हे भगवान, और इसको क्या करना है? 0 पुट करना है। ये बोला ना मैंने, जब मैक्सिमम मिनिमम प्रूव करना होता है तो dp बाई dr को 0, तो देख क्या हो जाएगा? तो 0 इक्वल्स टू, यहां से देख कॉमन ले रहा हूं मैं, e स्क्वायर अपॉन r प्लस r का होल स्क्वायर कॉमन, क्या बचा? 1 माइनस 2r अपॉन, है ना, e स्क्वायर कॉमन और r प्लस r का होल स्क्वायर कॉमन, तो नीचे सिर्फ एक पावर बच जाएगी क्योंकि पावर 2 तो बाहर आ गई कॉमन। तो देखिए यहां से अब इसमें क्या है? या तो ये टर्म 0 होगी या ये टर्म 0 होगी। अगर मैं इस टर्म को 0 करूंगा, इस टर्म को जैसे 0 करूंगा, तो r प्लस r का होल स्क्वायर उधर जाके 0 हो जाएगा। अगर ये वाली टर्म 0 होगी, r तो कौन, r एक बार लगा दिया मैंने, जो भी वैल्यू कुछ वैल्यू होगी, r भी कुछ वैल्यू होगी और e की भी कुछ वैल्यू आएगी। तो इसको जैसे 0 करूंगा, 0 इसके 0 होने का मतलब क्या हुआ? e की वैल्यू को 0 होना होगा तभी 0 होगा, और e की वैल्यू 0 तो हो सकती है नहीं है। तो ये वाली टर्म कभी भी इट विल नॉट बी इक्वल टू 0। तो डेफिनेटली अगर इस पूरे प्रोडक्ट को अगर 0 होना है तो ये वाला टर्म मस्ट बी इक्वल्स टू 0। ये वाला टर्म क्या होना चाहिए? 0 होना होगा। तो इसको 0 पुट करो, इसको 0 पुट करो, देख क्या आएगा? तो 1 माइनस 2r अपॉन r प्लस r इक्वल्स टू 0। तो देख क्या हो गया? 2r अपॉन r प्लस r इक्वल्स टू 1। तो 2r इक्वल्स टू r प्लस r, तो देखो r इक्वल्स टू कितना आ गया? r। तो देखो यहाँ इसको ऐसे लिख लो आप, कैपिटल R की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास यहाँ से? तो r इक्वल्स टू क्या हो गया? स्मॉल r। मतलब क्या मतलब हुआ कि एक्सटर्नल सर्किट को मैक्सिमम पावर ट्रांसफर तभी हो पाएगी जब ये दोनों रेजिस्टेंस क्या हो जाएं? इक्वल हो जाए, दोनों रेजिस्टेंस इक्वल हो जाए। तो r इक्वल्स टू r पर क्या होगा? तो पावर ट्रांसफर्ड जो होगी, पावर ट्रांसफर्ड इज मैक्सिमम। पावर ट्रांसफर क्या होगी? मैक्सिमम होगी। समझ में आ रहा है? इसको लिख 1 मिनट जल्दी से लिखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। देख लिख लिया? चल देखिए आगे बढ़ते हैं। देख यहाँ से, तो यहाँ से अपन एक और चीज़ क्या निकाल, अभी एक न्यूमेरिकल करूँगा, उससे आपको चीज़ क्लियर हो जाएगी। देख समझना, अभी 2 न्यूमेरिकल करूँगा, उससे और चीज़ आपको क्लैरिफाई हो जाएगी। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सीखो यार, मैथमेटिकल टूल्स अगर नहीं आएंगे तो बहुत दिक्कत आती है। मैथमेटिकल टूल्स अगर समझ में नहीं आएंगे तो बहुत दिक्कत आती है भाई।
तो क्या हो गया, तो इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो होते हैं वो दोनों इक्वल होंगे, तभी पावर जो होगी वो मैक्सिमम ट्रांसफर होगी। अब जो पावर मैक्सिमम ट्रांसफर होगी, अब वो मैक्सिमम कितनी ट्रांसफर हो सकती है, तो यहां से मैं मैक्सिमम पावर निकाल सकता हूं। तो देख मैं मैक्सिमम पावर, पावर का फॉर्मूला अपन लिख लेते हैं यहां से। देख पावर का फॉर्मूला क्या था, E अपॉन आर प्लस आर का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर, है ना। तो P की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, कब होगी, व्हेन ये R किसके बराबर हो जाए, स्मॉल r के बराबर हो जाए। तो देखो यहां से P को मैं अगर P मैक्स लिख दूं, इसका मतलब क्या हो गया, R को मैं क्या लिख दूंगा, दोनों R को बराबर लिखूंगा, दोनों R इक्वल हो जाएंगे, दोनों R इक्वल हो जाएंगे। तो देख कितना आ गया, तो ये हो जाएगा E स्क्वायर R अपॉन 2R का होल स्क्वायर 4R स्क्वायर, R से R कैंसिल, तो मैक्सिमम पावर का फॉर्मूला क्या आ गया, E स्क्वायर अपॉन 4R। या फिर एक और फॉर्मूला बना सकता हूं यहां से, यहां तो मैंने कैपिटल R को स्मॉल r को कैपिटल R लिखा, कैपिटल R को स्मॉल r भी तो कर सकता हूं, कैपिटल R को स्मॉल r भी तो कर सकता हूं। यहां स्मॉल r और यहां स्मॉल r करूंगा तो जहां पर कैपिटल R आ रहा था वहीं पर स्मॉल r भी आ जाएगा, और कैपिटल R और स्मॉल r तो वैसे इक्वल है, तो कैपिटल R लिखो या स्मॉल r लिखो, तो ये मेरे पास क्या आ गया, मैक्सिमम पावर निकल के आ जाएगा। और ये कौन है, दिस इज द मैक्सिमम पावर विच कैन बी ट्रांसफर्ड टू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, दिस इज मैक्सिमम पावर। और कंडीशन जो होगी वो क्या होगी, हमेशा इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर होनी चाहिए। चलिए यहां से देख क्वेश्चन करवाता हूं मैं आपको, देखिए क्वेश्चन करवाता हूं मैं। एक रेजिस्टेंस है, इसको ले लो 6, इसको ले लो आप R, और यहाँ पर एक 100 वोल्ट की बैटरी है, और यहाँ पर ले लो आप कितना 3। आपको मालूम करना है, फाइंड वैल्यू ऑफ R फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर इन द सर्किट। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर इन सर्किट, सर्किट के अंदर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करना है तो उसके लिए इस R की वैल्यू क्या होनी चाहिए। अब देखो एक चीज हमेशा जो गलतफहमी मतलब कई बार गलतफहमी हो जाती है, R का मतलब आपका एक्चुअल R नहीं है, वो जो R है कैपिटल R जो है वो कौन सा है, ये बैटरी के टर्मिनल होते हैं। इस बैटरी के टर्मिनल पे जो भी रेजिस्टेंस लगा हुआ है वो सारा रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या बनेगा, मेरा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R बनेगा, ठीक है, वो मेरा R एक्सटर्नल बनेगा, ये R एक्सटर्नल, ठीक है। इसको X दे दूं क्या यार, मैं इसको X लिख लो यार, ताकि थोड़ा समझने में इजी हो जाएगा, ठीक है। X की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो जो बाहर जो भी रेजिस्टेंस होता है वो होता है आपका R, तो इसका ये जो भी वैल्यू आएगी इसकी वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, किसके बराबर होनी चाहिए, इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम के बराबर होनी चाहिए। तो फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर क्या होना होगा, इसका इक्विवेलेंट R की वैल्यू किसके बराबर होनी होगी, 3, और आपका एक्चुअल R क्या है, इसका कॉम्बिनेशन मतलब 1 और इसका इक्विवेलेंट, तो 1 और इसका इक्विवेलेंट मतलब ये दोनों सीरीज में है, इसका इक्विवेलेंट क्या आएगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, और इसकी वैल्यू होनी चाहिए 3 के बराबर। तो देख यहां से मेरे पास क्या आएगा, यहां से ऑल्सो फाइंड मैक्सिमम पावर, ऑलराइट, ऑल्सो फाइंड मैक्सिमम पावर। तो यहां से क्या हो जाएगा मेरे पास, इसको बस करो आप, ये हो जाएगा 6 प्लस एक्स प्लस 6x इक्वल्स टू 3, 6 प्लस एक्स, सही लिखा क्या, एलसीएम ले लिया, 6 प्लस एक्स, 6x इक्वल्स टू 3 से होता मल्टीप्लाई, तो फाइनली कितना बचा 7x, तो 6 प्लस 7x इक्वल्स टू 6 3 जा 18 प्लस 3x, तो देखिए कितना हो गया, ये उधर जाएगा, तो 4x इक्वल्स टू 18 माइनस 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12 डिवाइडेड बाय 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3 ओम, 4 इधर आ गया, ठीक है, 12 4 3 12, तो 3 ओम क्या आ गया, मतलब x की वैल्यू अगर 3 रखूंगा तो पावर ट्रांसफर जो होगी वो क्या आएगी, दैट विल कम आउट टू बी व्हाट, मैक्सिमम,
समझ आ रहा है? ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का क्वेश्चन हो गया। क्लियर? देख यहीं से एक और क्वेश्चन देख, और क्वेश्चन क्या कर सकता हूँ मैं, सपोज ये 10 वोल्ट है, ये 1 ओम है और ये आर। पावर ट्रांसफर्ड, चूज द करेक्ट। मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूं, चारों ऑप्शन में से आपको मालूम करना है कि विच इज नॉट द पॉसिबल पावर ट्रांसफर्ड, विच इज नॉट द पॉसिबल पावर ट्रांसफर्ड टू आर, है ना। ऑप्शन दे देता हूं मैं, ऑप्शन लिख लो आप यहां पर, 10 वॉट, 20 वॉट, सी 24 वॉट, डी 30 वॉट, है ना। 4 ऑप्शन दे दिए मैंने आपको, किसमें से मतलब कौन सा ऑप्शन जो है वो पॉसिबल नहीं है, विच इज नॉट द पॉसिबल पावर ट्रांसफर टू द आर। अब आर को मैक्सिमम पावर कितना ट्रांसफर हो सकता है, इसको लिखो, करो ट्राई, सोचो सोचो, इसको मिटा दो जितना में, लिख लो ये। एक मिनट, इसमें एक और पार्ट रह गया ना, ऑल्सो फाइंड मैक्सिमम पावर, पी मैक्स भी निकालना है ना, पी मैक्स भी निकालना है। पी मैक्स यहाँ निकाल देता हूँ मैं ना, पी मैक्स की वैल्यू कितनी होगी, 100 का स्क्वायर, है ना, ई स्क्वायर अपॉन 4r, ई स्क्वायर कितना है 100 इंटू 100 एंड डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3, 4 से काट दिया 25, तो ये हो जाएगा 2500 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। ई स्क्वायर अपॉन 4r होता है ना, तो ये इसी का आंसर हो गया। इसको करो, ट्राई करो। हो देख क्या पूछा। अब देखो, अब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर जो है वो कितनी हो सकती है, अगर वो मुझे पता चल जाए तो उसके अंदर अंदर वाली पावर तो सारी ट्रांसफर हो ही सकती है इसको। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का मतलब क्या है, मैक्सिमम पावर दैट कैन बी ट्रांसफर टू कैपिटल आर, दैट इज व्हाट मैक्सिमम पावर, ठीक है। तो मैक्सिमम पावर निकालना है सर्किट की, तो पी मैक्स कितना है, मैक्सिमम पावर कितनी ट्रांसफर हो सकती है, ई स्क्वायर अपॉन 4r। ई स्क्वायर कितना है 10 का स्क्वायर, तो 10 इंटू 10, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। आपके शायद एनटीए के अंदर भी देखना, उसमें अभ्यास ऐप के अंदर भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। 4 इंटू आर कितना हो गया 1, कितना हो गया मेरे पास 100/4, 25 वोट, मतलब 25 वोट तक पावर कैन बी ट्रांसफर टू कैपिटल आर। इसका मतलब ये हुआ 25 वोट तक आप पावर ट्रांसफर कर सकते हो, मतलब ये करेक्ट है। 10 वोट एकदम करेक्ट ट्रांसफर कर सकते हैं, 20 वोट भी कर सकते हैं, 24 वोट भी कर सकते हैं, विच इज नॉट द पॉसिबल पावर ट्रांसफर। 30 वोट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, 30 वोट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। समझ में आ रहा है? जल्दी से लिखो, जल्दी, फिर आगे बढ़ते हैं अपन, जल्दी लिखो। लिख लिया, देख, ठीक है। देख अब यहां से मैं एक ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं अपन। हेडिंग क्या लिखना है आपको, पी आर ग्राफ, ऐसे हेडिंग डाल दें आप, पावर वर्सेज आर ग्राफ। पी और आर में ग्राफ खींचना है अपने को। देखो आर की किसी वैल्यू पर, समझना, एक सिंपल सी चीज है, पी और आर में अगर ग्राफ खींचूंगा तो आर की किसी वैल्यू पर, आर की वैल्यू जब स्मॉल आर के बराबर हो रही है तो पावर मुझे क्या मिल रही है, मैक्सिमम मिल रही है। पावर मैक्सिमम मिल रही है, मैक्सिमम कब मिलता है, जब आपके पास कुछ इस तरह का ग्राफ होता है। भाई समझ में आ रहा है, मैक्सिमम कब मिलता है, जब आपके पास ग्राफ कुछ पहले इंक्रीजिंग हो पावर, फिर डिक्रीजिंग हो, तो आपका ग्राफ कुछ इस तरह का आ जाएगा। तो कैपिटल आर क्या हो गया ये, और यहाँ पर पावर जो होगी वो क्या हो जाएगी, पी मैक्स हो जाएगी, और पी मैक्स की वैल्यू कितनी हो गई, ई स्क्वायर अपॉन 4r के बराबर हो गई, या 4 स्मॉल r के बराबर हो गई। तो ये ग्राफ आ जाएगा किसके बीच में, तो एक मैक्सिमा आ गया, तो इसके पी आर ग्राफ के अंदर हमेशा एक मैक्सिमा मिलेगा, ठीक है। ये पी आर ग्राफ। इस तरीके से एक और ग्राफ आता है आपके पास, एफिशिएंसी वर्सेस आर ग्राफ। एफिशिएंसी और आर ग्राफ
एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है मेरे पास? एफिशिएंसी होता है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। आउटपुट पावर क्या है? आई स्क्वायर आर। इनपुट पावर क्या है? ई इंटू आई। ये लिखा था अपन ने, देख आई से आई कैंसिल, आई को क्या लिख सकता हूं मैं? ई अपॉन आर प्लस आर, आर अपॉन ई, ई से ई कैंसिल, तो कितना आ गया? तो एफिशिएंसी आ गया मेरे पास आर अपॉन आर प्लस आर। ये एफिशिएंसी का मेरे पास फॉर्मूला आ गया। ठीक है, ये हो गया मेरे पास एफिशिएंसी का फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ से यहाँ से एक और आप इसका ग्राफ अगर बनाना चाहो, मतलब ठीक है, याद रखो आप ये। ठीक है, अब यहाँ से एफिशिएंसी का ग्राफ डायरेक्ट याद रखो आप। यहाँ पर क्या होगा देख समझ। अब एफिशिएंसी मेरे पास मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी हो सकती है देख समझना। एक मैं ग्राफ वापस बनाता हूँ मैं, देख यहाँ से देख। अगर मैं बोलूँ एट आर इक्वल्स टू स्मॉल आर, एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? आर की वैल्यू स्मॉल आर के बराबर हो गई, तो आर अपॉन आर प्लस आर कितना हो गया? 1/2। तो परसेंटेज एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 100 कितनी हो गई? 50% एफिशिएंसी हो जाएगी। मतलब पावर भले पावर मैक्सिमम होने का, पावर जब मैक्सिमम होगी, जब आर इक्वल्स टू स्मॉल आर का मतलब क्या हो गया? पावर मैक्सिमम है का मतलब क्या हो गया? पावर मैक्सिमम है। तो पावर मैक्सिमम का यह मतलब नहीं होगा कि एफिशिएंसी आपकी 100% होगी। ये कई बार क्वेश्चन आता है कि भाई डज मैक्सिमम पावर इंप्लाई मैक्सिमम एफिशिएंसी, 100% एफिशिएंसी? नो, 100% एफिशिएंसी नहीं होगी। मैक्सिमम पावर जब डिलीवर होगी तो एफिशिएंसी आपकी कितनी होगी? 50% ही होगी, है ना। तो एफिशिएंसी क्या होगी? 50% ही होगी। तो यहां से मैं एफिशिएंसी है ना वर्सेस उसका ग्राफ, एफिशिएंसी वर्सेस कैपिटल आर, अगर मैं ग्राफ यहां से बनाऊं तो ये कुछ इस तरह का ग्राफ आता है। ठीक है, एफिशिएंसी का। और यहां पर आप देखोगे, यहां से अगर आप देखो, ये सपोज मेरे पास कितनी है? ये अगर 100% एफिशिएंसी है तो ये मेरे पास आर की वैल्यू जब स्मॉल आर के बराबर होगी तो एफिशिएंसी कितनी होगी? 50% होगी, है ना। एफिशिएंसी का उसके बाद क्या हो जाती है? एफिशिएंसी बिल्कुल मेरे पास सैचुरेशन आ जाएगा। एफिशिएंसी का कर्व आपका स्टैंडर्ड कर्व एफिशिएंसी का, हमेशा ध्यान रखो आप। समझ में आ रहा है? दिस इज व्हाट एफिशिएंसी कर्व। याद रखो, बहुत स्टैंडर्ड कर्व है, सीधे सीधे याद रखो आप इसको। आर इक्वल्स टू आर पे मैक्सिमम पावर और आर इक्वल्स टू आर पे 50% एफिशिएंसी लिखो इसको आप। नेक्स्ट फिर अपन फ्यूज की बात करते हैं, अपन कंफ्यूज करता हूं मैं। नेक्स्ट लिखो फ्यूज वायर, फ्यूज। फिर अपन देखते हैं, या फ्यूज से पहले वो देख लो यार, एक काम करो, पावर ट्रांसमिशन एट लॉन्ग डिस्टेंस। पावर ट्रांसमिशन एट लॉन्ग डिस्टेंस, फिर लास्ट में फ्यूज करवा दूंगा मैं, आपको कंफ्यूज कर दूंगा मैं। पावर ट्रांसमिशन एट लॉन्ग डिस्टेंस, हेडिंग डालो, पावर ट्रांसमिशन एट लॉन्ग डिस्टेंस। पावर ट्रांसमिशन एट लॉन्ग डिस्टेंस। लॉन्ग डिस्टेंस पर पावर ट्रांसमिशन किस तरीके से किया जाता है वो अपने को देखना है। देख, इसके अंदर एक कंक्लूजन, इससे कंक्लूजन निकल के आएगा। उस कंक्लूजन को दिमाग में याद कर लेना, बिल्कुल फिट कर लेना उसको। ठीक है, उसका रीजन में समझा दूंगा। देख क्या है, देखिए होता क्या है, आपका जो पावर स्टेशन होता है, समझने, इसको अच्छे समझने की कोशिश करना। ये मेरे पास क्या है? पावर स्टेशन। यहां से कितनी पावर ट्रांसमिट, पी क्या है? द मैक्सिमम पावर विच कैन बी ट्रांसमिटेड। मतलब इस पावर ट्रांसमिशन से, पावर स्टेशन मतलब जहां पर एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, प्लांट, जो पावर प्लांट होते हैं, वो पावर प्लांट की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो पावर प्लांट से क्या होता है? दो वायर पे क्या होगा? सारी की सारी एनर्जी ट्रांसफर होगी। दो वायर पे मतलब वोल्टेज आता है ना, घर के अंदर दो वायर आते हैं, आपके घर के अंदर दो वायर आते हैं, 230 वोल्ट इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो ये क्या होगा? तो पाथ में ये इस तरीके से पावर ट्रांसमिट होती है। ये दो वायर जाते हैं और इन दोनों वायर के अक्रॉस बहुत सारे घर कनेक्टेड होंगे। अगर आपको थोड़ा समझ में आ रहा हो, ये सारे हाउसेज यहां पर कनेक्टेड रहते हैं। ये, अरे समझ में आ रहा है? यहां से ये सारे हाउस बोलो या अलग सब स्टेशन हो गया, हाउसेज भी हो सकते हैं, सब स्टेशन भी हो सकता है। सब स्टेशन का मतलब क्या हो गया? आपने देखा होगा सीधा, अरे यार साला टेढ़ा बन गया यार, ये सीधे की जगह टेढ़ा बन गया।
ठीक है, ये 2 वायर हमेशा घर के अंदर घुसे या सब स्टेशन के अंदर घुसे। सब स्टेशन का मतलब क्या हो गया, ऐसा नहीं कि सीधा पावर प्रोड्यूस होती है अपने घर में डाल देते हैं, नहीं। आपने देखा होगा आपके शहर के अंदर आरएसीबी का ऑफिस होता है, बहुत सारे पावर आती है। आपने देखा होगा गांवों के अंदर जब आप हाईवे पे जाते हो, कभी लॉन्ग ड्राइव पे जाते हो या कभी घूमने गए होंगे, तो रास्ते में बहुत बड़े बड़े लोहे के लगे होते हैं, वो आदमी के शेप के ऐसे टावर के टावर लगे होते हैं, उसके ऊपर खेत के अंदर बड़े बड़े लगे होते हैं। तो ये वो वायर जो जाता है ना, वायर, ये वो वाले वायर है। और वायर ऐसा थोड़ी है कि भाई वायर को यहाँ टांगा और सीधा घर में लेके आ गए, कुछ स्टैंड तो चाहिए लटकाने के लिए, तो यहां लटकाया फिर यहां लगाया, ठीक है। अब होता क्या एक्चुअल में, अब होता क्या है, जब पावर ट्रांसमिट होती है तो उसको सीधा घर में लेके नहीं आके अपन क्या करते हैं, धीरे धीरे रिड्यूस करते हैं। जनरली जो पावर ट्रांसमिट होती है वो हमेशा हाई पोटेंशियल डिफरेंस पे ट्रांसफर होती है। क्यों होती है अभी बताऊंगा मैं। सपोज पावर जब ट्रांसमिट करोगे, पावर ट्रांसमिट करने का मतलब यही है कि भाई इसकी औकात कितनी है। सपोज 100 मेगावाट की, आपने देखा हो कई बार भाई प्रधानमंत्री जी ने 100 मेगावाट पावर प्लांट का इनॉग्रेशन किया, तो 100 मेगावाट क्या है, इस पावर स्टेशन की कैपेसिटी है कि इतना 100 मेगावाट इट कैन सप्लाई कैसे करेगा। मैंने यहां पर कुछ वोल्टेज लगा दिया, सपोज 230 वोल्ट। जब तक इस वोल्टेज पे किसी घर को नहीं लगाऊंगा, किसी पंखे को नहीं लगाऊंगा, इस पे मैं खुद नहीं लग जाऊं, मतलब क्लोज पाथ होना होगा। ये क्लोज पाथ कैसे हो, करंट यहां से फ्लो हुई, ये स्टेशन के अंदर घुस के वापस घूम के वापस इधर आ गई करंट, ये करंट यहां से फ्लो हुई, घर के अंदर गई, घूम के आ गई वापस, ऐसे। तो अलग अलग मेरे पास सब स्टेशन हो गए, बड़े बड़े हाउसेज हो गए, जो भी है, तो इस तरीके से करंट फ्लो होती है। तो करंट और वोल्टेज जब मिल जाएंगे तो पावर बन जाएगी। अब देखो, अब यहां से अगर आप देखोगे, अब जो भी ये पाथ का रेजिस्टेंस होता है, ये पाथ का रेजिस्टेंस है, देखो करंट ऐसे फ्लो हो रही है, करंट का पाथ देखो कैसे जाएगी, P को V मिल गया तो I बन गई। करंट कितनी, यहां से I करंट फ्लो होगी, I करंट फ्लो होगी, ये करंट I फ्लो होगी और वापस लौट के आएगी, ये उतनी, ये करंट वापस लौट के आएगी I। तो देखो यहां से मैं P इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं, P इक्वल्स टू V इंटू I। तो यहां से करंट निकाल सकता हूं मैं, I इक्वल्स टू क्या हो गया, P अपॉन V। अभी I करंट क्या, इस एक्सटर्नल, ये क्या है, पाथ का रेजिस्टेंस है, और इसी के अक्रॉस अगर ये पाथ का रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा पावर लॉस होगा। तो पावर लॉस इन द पाथ, भाई पावर तो 100 मेगावाट थी, लेकिन कुछ पावर जो होगी वो लॉस हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ हीट अक्रॉस द पाथ रेजिस्टेंस। ये पाथ के अंदर जो भी केबल आ रही है, तो पावर लॉस इन द पाथ, इन द पाथ रेजिस्टेंस, वो किसके बराबर होगा, करंट I स्क्वायर R। R क्या है मेरे पास, दिस R इज व्हाट, पाथ रेजिस्टेंस, पाथ रेजिस्टेंस। तो यहां से देखो पावर लॉस क्या आ जाएगा, तो पावर लॉस विल बी, I को क्या लिख दूंगा मैं, P अपॉन V का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय R। तो देखिए यहां से पावर लॉस कितना आ जाएगा, पावर लॉस आ जाएगा मेरे पास P स्क्वायर R अपॉन V स्क्वायर। देखो अब यहां से मैं देखूंगा P तो कांस्टेंट है, क्योंकि इस एक पावर स्टेशन की औकात कितनी होती है, 100 मेगावाट अगर उसकी कैपेसिटी है, मतलब 100 मेगावाट क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। उसके बाद R, पाथ की लेंथ, पाथ का रेजिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट होगा, क्योंकि केबल जो जा रही है वो जा रही है। एक बार केबल इंस्टॉल कर दी तो उसका रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो गई है, फिक्स हो चुकी है। तो P और R तो क्या हो गए, कांस्टेंट। P और R तो क्या हो गए, कांस्टेंट। V, ये V अपने हाथ में होता है, इस वोल्टेज को अपन, पावर स्टेशन का आदमी इस वोल्टेज को चेंज कर सकता है। तो पावर लॉस जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, V स्क्वायर के हो गया। अगर V की वैल्यू जितनी, अगर कम से कम रखूंगा, जितनी V की वैल्यू कम रखूंगा उतने पावर लॉसेस ज्यादा आएंगे। तो इसलिए कहा जाता है कि पावर इज ऑलवेज ट्रांसमिटेड ओवर हाई पोटेंशियल डिफरेंस। हाई पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो पावर लॉसेस क्या होंगे, कम से कम होंगे। तो यहां से क्या आ गया कंक्लूजन, कि पावर इज ट्रांसमिटेड at high voltage V to minimize power loss, due to path resistance। समझ में आ गया ये। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, हमेशा ध्यान रखना, हमेशा हाई वोल्टेज के ऊपर ही। तो ये जनरली वोल्टेज कितना होता है, 1,32,000। आपने देखा होगा 132 kV पावर स्टेशन, 11,000
11 किलो वोल्ट, कई बार वो खोपड़ी बनी हुई होती है बाहर ट्रांसफॉर्मर के, यहाँ पर रोड के अपनी कॉलोनी के अंदर देखा होगा, वहां लिखा होता है 11,000 वोल्ट डेंजर, है ना, तो वो हाई वोल्टेज होता है। वो हाई वोल्टेज इसीलिए आता है ताकि पावर पाथ लॉस क्या हो, कम से कम हो। देखो इसको जल्दी लिख लो। उसके बाद अपन देखते हैं, देखो क्या है इसके बाद, देखो आप फ्यूज वायर। फ्यूज क्या होता है? फ्यूज क्या है? एक तरह का मेटेलिक वायर है। देखो अपना जो घर होता है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मतलब घर, या अगर मैं बोलूं कि एक मेरे पास, ठीक है, ये ईएमएफ है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, मुझे क्या करना है, ये एक होता है फ्यूज वायर एफ, और यहां पर लगा दिया मैंने सपोज कोई ये डिवाइस, बल्ब, ये सपोज बल्ब है, ठीक है। अब होता क्या है, ये जनरली वेरिएबल वोल्टेज है। ये क्या है? वेरिएबल वोल्टेज, वेरिएबल एसी, मतलब आगे जाके पढ़ेंगे अपन ना, वेरिएबल वोल्टेज। अब कई बार क्या होता है, अब फ्यूज होता क्या है एक्चुअल में? फ्यूज क्या होता है, किसी भी डिवाइस, सपोज मुझे बल्ब को सेव करना है, तो किसी भी डिवाइस को सेव करने के लिए, ताकि एकदम एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट, देखो इस बल्ब में बहुत एक लिमिट से ज्यादा करंट फ्लो करेंगे तो क्या होगा, इसका फिलामेंट गर्म हो जाएगा तो बल्ब एकदम खराब हो सकता है। इसको बचाने के लिए मैंने क्या किया, सीरीज में एक ऐसा एलिमेंट लगा दिया, एक ऐसा एलिमेंट लगा दो जो इसके खराब होने से पहले ये खराब हो जाए, इसके खराब होने से पहले ही ये खराब हो जाए। तो ये खराब होगा मतलब ये जल गया मतलब पाथ ओपन हो गया, मतलब करंट इसमें जाना बंद हो जाएगी, तो बल्ब क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। तो किसी भी डिवाइस को सेव करने के लिए उसके सीरीज में एक मेटेलिक वायर लगाया जाता है टू सेव दैट डिवाइस टू एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट फ्लो, है ना, टू सेव फ्रॉम एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट फ्लो। तो क्या होता है मेटेलिक वायर, क्या होता है फ्यूज, क्या होता है फ्यूज इज अ मेटेलिक वायर to protect any appliance, any device from excess current flow। ठीक है, और प्रोटेक्ट करने का तरीका मैंने बता दिया, है ना। इससे पहले ये गर्म होके पिघल जाना चाहिए, इसको पहले पिघलना है, तभी तो ये ब्रेक होगा, तभी तो ये ओपन होगा पाथ। अब इसको पहले पिघलना है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट, तो ऐसा मटेरियल लेना चाहिए जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो, कम से कम हो, एटलीस्ट इससे कम हो। बाकी जितने भी अप्लायंस होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट हमेशा ज्यादा ही होते हैं, क्योंकि ज्यादा करंट फ्लो होगी, नॉर्मल करंट पे भी अगर वो गर्म होने लग गया, पता पिघल गया, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई रेजिस्टेंस, है ना। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, तो मैं कुछ पॉइंट लिखवाता हूं यहां पर। तो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्यूज, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्यूज, अगर फ्यूज वायर की अगर प्रॉपर्टीज देखोगे तो क्या होगी, हाई रेजिस्ट, लो मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, हाई रेजिस्टेंस, ये इसकी प्रॉपर्टी है। हाई रेजिस्टेंस जो होता है वो कहां पाया जाता है, अपन ने पढ़ा एलओएस, एलओएस का रेजिस्टेंस हमेशा ज्यादा होता है। तो ये जनरली किसका बना होता है, प्रॉपर्टी फ्यूज वायर जो बना होता है किसका बना होता है, लेड और टिन का मिक्सचर होता है। 75% लेड प्लस 25% टिन एलॉय। ये क्या एलॉय हो गया ना, दो धातुओं का मिक्सचर हो गया, मिश्रण हो गया, इसका बना होता है। तो ये प्रॉपर्टी अपने पास जनरली, और हाई रेजिस्टेंस जनरली कहां होता है, एलॉय में होता है, इसलिए अपन मिक्सचर अपन हमेशा काम में लेते हैं। और हमेशा कहां लगाया जाता है, कनेक्टेड इन सीरीज विद डिवाइस, कनेक्टेड इन सीरीज विद डिवाइस, जिसको आपको प्रोटेक्ट करना है। देखो जल्दी लिखो इसको, भगवान गर्मी आज तो वाट लग गई भाई, समझ में आ गया। चलो
ठीक है, यहीं तक ओवर करते हैं आज के सेशन को। सो राइट दोस्तों, आई थिंक आपको बहुत अच्छा लगा होगा लेक्चर आज का। अगर वाकई पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक करके जाएं, और अगर आपको और ऐसे ही खूबसूरत वीडियोस की तलाश है तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को क्लिक करके यहाँ से जाएं, ताकि आने वाले समय में आपको वीडियोस टाइम टू टाइम उनके नोटिफिकेशन मिलते चले जाएं। सो जाने का समय हो गया, बाय। कल वापस सेम टाइम अगले और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ मैं फिर हाजिर होता हूँ आपके समक्ष। बाय, गुड नाइट।